अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। यहाँ पर सेल कैसे साइकिल को कंडक्ट करता है वो देखेंगे। सेल डिवीज़न जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल डिवीज़न में क्या होता है, सेल रिप्लिकेट करता है, सेल ग्रोथ करता है। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, इसे ही सेल डिवीज़न कहते हैं। जो ये इवेंट होता है जिसमें कि सेल डिप्लिकेट करता है अपने जीनोम को और सिंथेसिस करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल को, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, इसी को कहते हैं सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस जो है केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल के दौरान। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में बाय ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न में अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, जैसे कि सेल कैसे रेप्लिकेट करता है, सेल कैसे डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज होता है और कितने फेजेस है। तो बेसिकली सेल साइकिल को दो फेज़ में डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेस और एक एम फेज़। इंटरफेस जो होता है मैक्सिमम 22 आवर का होता है और एम फेज़ जो होता है वो 1 आवर का। तो यहाँ पर 1 आवर हो गया और ये सारे जो हैं वो आपके 22 to 23 आवर का होता है। टोटल 24 आवर का सेल साइकिल होता है, जिसमें कि केवल 1 घंटा होता है एम फेज़ के डिवीज़न के लिए। एम फेज़ में क्या होता है, एम फेज़ में बहुत सारे एम फेज़ में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। एक न्यूक्लियस का डिवीज़न है और एक साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है। एम फेज़ में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, उसके बाद डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। देखते हैं इंटरफेज़ में क्या क्या फेजेस इन्वॉल्व है। इंटरफेज़ को डिवाइड किया गया है 3 फर्दर फेजेस में। पहला G1, S और G2। G1 फेज़ क्या करता है, G1 है इंटरवल किसके बीच का, माइटोसिस का और G2 के बीच का, ठीक है। G1 फेज़ में क्या होते हैं, सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होता। बट जब वही एस फेज़ में आ जाते हैं, एस फॉर सिंथेसिस फेज़ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम के दौरान डीएनए जो है डबल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। G1 में क्या हो रहा था, डीएनए ग्रो कर रहे थे बट रेप्लिकेट नहीं कर रहे थे। एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट करके डबल हो जा रहे हैं। जैसे कि अगर इनिशियल अमाउंट G1 में हम लोग सपोज़ करते हैं कि डीएनए जो है 2C है, तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा 4C हो जाएगा। अगर कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ क्रोमोसोम का, तो सेल के पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर G1 में है इवन आफ्टर एस फेज़। यहाँ पर बताया गया है कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है, बट डीएनए नंबर डबल हो जाता है। डीएनए अगर 2C है G1 में, तो एस में भी 2C, एस में 4C हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर रेप्लिकेट हो गया। बट क्रोमोसोम अगर 2N है तो यहाँ पर भी एस में भी 2N ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनिमल में क्या होता है, एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज़ के दौरान क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है शुरुआत में, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में, और G2 फेज़ में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। मतलब जितने भी माइटोसिस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो सब प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो G2 में होता है। और इस दौरान सेल ग्रोथ लगातार होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक G0 फेज़ आता है। वैसे सेल जिसको कि आगे डेवलप नहीं करना है वो G0 मतलब क्वेसेंट स्टेज में चले जाते हैं।
जिसमें कि डिवीज़न नहीं होना है। बहुत सारे सेल बाय चांस भी चले जाते हैं, अगर इंजरी हुई या सेल डेथ हो गया तो उस दरमियान भी वो डिवीज़न के लिए आगे प्रोसेस में नहीं जाता है, वो जाके G0 स्टेज में चला जाता है और वो आगे डिवीज़न नहीं करता है। इसको इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। तो इस तरह G0 स्टेज है। नेक्स्ट M फेज़ देखते हैं। M फेज़ में फर्दर 4 फेजेस है। पी मैट इसको कहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। M फेज़ को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहा गया है। इसमें माइटोसिस में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। अगर 2 सेल हैं तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा और उसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। कैरियोकाइनेसिस में ये 4 फेजेस है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है। प्रोफेज जो है कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद आता है एस फेज और G2 फेज। पहले आएगा G1, S, G2, इसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज का पहला स्टेज क्या होता है, प्रोफेज। तो देखते हैं आगे। S और G2 फेज में न्यू DNA मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। प्रोफेज जो है, प्रोफेज से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो अनटेंगल्ड हो जाते हैं क्रोमैटिन कंडेंसेशन के दौरान। सेंट्रोसोम जो होता है वो डुप्लीकेशन जो कि एस फेज में गया हुआ होता है, अब वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अगर कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज जो है कैसे मार्क्ड होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि क्रोमोसोम मटेरियल जो है कंडेंस हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाएगा और कॉम्पैक्ट माइटोटिक का क्रोमोसोम बना देगा। इसके बाद क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम किस तरह देखे जाते हैं, तो जिसमें कि क्रोमैटिन अटैच्ड होता है सेंट्रोमियर के द्वारा। यहाँ पर क्रोमैटिड है, सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच्ड रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेशन के अंदर गया हुआ होता है, जो कि इंटरफेस का पार्ट है, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसको एस्टर्स कहते हैं। यहाँ पे 2 एस्टर्स टुगेदर, यहाँ पे 2 एस्टर्स जो है स्पाइंडल फाइबर के साथ माइटोटिक apparatus बनाते हैं। नेक्स्ट, ये था प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेज के एंड में अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं देखे जाते हैं, ER और ये सब जो है ऑर्गेनेल नहीं दिखता है। नेक्स्ट, मेटाफेज। मेटाफेज जो है, यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये अर्ली प्रोफेज है। प्रोफेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेट। यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंसन होना स्टार्ट करते हैं, लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मेटाफेज क्या होता है, तो ये सेकेंड स्टेज है M फेज का। M स्टैंड करता है माइटोसिस के लिए। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, चूँकि लेट प्रोफेज में। बट यहाँ मेटाफेज का कंडीशन देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट ख़त्म हो गया रहता है। नेक्स्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रोमोसोम जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं और कंडेंसेशन इस टाइम तक कंप्लीट हो गया रहता है। ये हम लोग माइक्रोस्कोप में कम्प्लीटली और क्लियरली देख सकते हैं। क्रोमोसोम जो है 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे से
जुड़े हुए रहते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है जिसमें कि क्रोमैटिड दो सिस्टर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के पास, उसको कहते हैं काइनेटिकोर। सपोज ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहेगा जिसको कि काइनेटिकोर रहता है, और यही स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। यही से स्पाइंडल फाइबर अटैच होता है। नेक्स्ट, मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक अलाइनमेंट बना देता है। अगर एंड ऑफ मेटाफेज स्टेज को देखा जाए तो स्पाइंडल फाइबर काइनेटिकोर से अटैच्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे मूव हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम इक्वेटर बीच में आ जाएंगे स्पाइंडल फाइबर से कनेक्ट होते हुए। यहाँ पर हर एक के पास काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर से स्पाइंडल फाइबर अटैच रहेगा। यहाँ पर सेंट्रोमियर है। नेक्स्ट, थर्ड फेज एनाफेज। माइटोसिस का थर्ड फेज जो है एनाफेज है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है यहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं और जो क्रोमैटिड्स है उसको अब रेफ़र करा जाता है एज अ डॉटर। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट से दूर हो जाते हैं। सेंट्रोमियर जो होता है वो पोल की तरफ चला जाता है, इसीलिए वो किनारे की ओर जाता है। और इस तरह एनाफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक शो होता है यहाँ पर देख सकते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है और क्रोमैटिड सेपरेट, ये सारे क्रोमैटिड है सेपरेट हो गया है और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है। और क्रोमैटिड के किसकी तरफ मूव हो गए हैं, पोल की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो गए हैं। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक्स था एनाफेज का। लास्ट फेज टेलोफेज। टेलोफेज ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ये फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। इसमें क्रोमोसोम जो है वो रिस्पेक्टिव पोल्स पे रीच करके डीकंडेंस हो गए रहते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी खो दिए रहते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होता है अब नहीं दिख रहे होते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल जो है पोल्स पे इकट्ठा रहते हैं। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रोमोसोम क्लस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम क्लस्टर्स जो होता है अपोजिट पोल्स पे आपको दिखेगा और उसका आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया रहता है। न्यूक्लियर एनवेलप अब बनना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप करता है क्रोमोसोम के थ्रू और क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसमें न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर ये सब बनना स्टार्ट कर देते हैं। कैरियोकाइनेसिस का जो लास्ट स्टेज था वो टेलोफेज, और उसके बाद का जो फेज़ है वो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर सेग्रीगेशन हुआ रहता है क्रोमोसोम का डॉटर न्यूक्लियाई में, बट इसका साइटोप्लाज्म में डिवीज़न नहीं हुआ रहता है, जो कि साइटोकाइनेसिस स्टेज में कंप्लीट होता है। यहाँ पर डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं। और एनिमल सेल में ये कैसे होता है, तो एनिमल सेल में ये अचीव किया जाता है फ्यूरा के द्वारा, मतलब फारो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस तरह से सारे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रीअपीयर हो जाते हैं। ऑर्गेनेल जिसमें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू डॉटर न्यूक्लियाई में। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसकी की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाता है। इसी को कहते हैं सेंसिटियम स्टेज, जैसे कि कोकोनट में देखा गया है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, माइटोसिस का क्या हो सकता है। तो इसमें सिग्निफिकेंस ये जो है
इसका इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यही होगा कि इससे डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कि आइडेंटिकल जेनेटिक कम्प्लीमेंट होते हैं। इसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादातर ग्रोथ माइटोसिस के द्वारा ही करते हैं। इसमें रेशियो जो होता है ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कभी कभी क्या होता है कि सेल ग्रोथ की वजह से ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, इसीलिए एसेंशियल होता है कि उसको रीस्टोर किया जाए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो का। इसीलिए ये जो माइटोसिस है वो एक सेल रिपेयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो ज़्यादातर माइटोसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, जैसे कि एपिकल, लेटरल, कैम्बियम। नेक्स्ट आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीज़न कहता है। जैसे माइटोसिस को हमने इक्वेशनल डिवीज़न कहा था, अब देखते हैं प्रोडक्शन। इसमें ऑफस्प्रिंग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि फ्यूज़न होता है, इंक्लूड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि फ्यूजन होता है दो गैमेट का, जिसमें कि दोनों जो है अगर एन हैप्लॉइड है तो सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n बनता है। ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिवीज़न होता है जिसमें कि क्रोमोसोम पहले हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। और इसी तरह के डिवीज़न को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस क्या इंश्योर करता है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉयड फेज को। अब हम लोग देखेंगे मियोसिस से क्या क्या इन्वॉल्व होता है। मियोसिस में दो काइंड ऑफ सेल डिवीज़न इन्वॉल्व है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। बट यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन एक ही साइकिल में होता है। मियोसिस 1 कब होता है? पेरेंटल क्रोमोसोम के साथ होता है जब रेप्लिकेट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड प्रोड्यूस होता है एट एस फेज। मियोसिस इन्वॉल्व क्या करता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है और रिकम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का। उसके बाद यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। अब यहाँ पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस 2 में। म्यूटिक इवेंट जो है इस तरह इवेंट कंसिडर किया जा सकते हैं। मियोसिस 1 में पीमैट हो जाएगा, मियोसिस 2 में पीमैट हो जाएगा। मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही होता है। अब देखते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में सबसे पहला पार्ट होता है प्रोफेज 1। प्रोफेज इसका सबसे ज़्यादा लंबा स्टेज होता है जिसमें कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस, इतने सारे स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। देखते हैं वन बाय वन। प्रोफेज में क्या होता है? तो प्रोफेज जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है जो कि थोड़ा लंबा होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसको सब डिवाइड किया गया है 5 फेजेस में: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है ग्रेजुअली विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम, कंटिन्यूअस होता है लेप्टोटीन में, और इसके बाद सेकेंड स्टेज होता है, यहाँ पर कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है लेप्टोटीन में। नेक्स्ट है जाइगोटीन। जाइगोटीन इस स्टेज में पेयरिंग मतलब सिनेप्सिस होना शुरू हो जाता है, इसी को सिनेप्सिस बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसी पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं और ये चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स के द्वारा देखा जा सकता है। सिनॉप्सिस के बाद सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और यही सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो सिनेप्सिस फॉर्म करता है
और यहाँ पर बाईवैलेंट क्रोमोसोम, बाईवैलेंट इस तरह का क्रोमोसोम रहेगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड रहते हैं और यहाँ पर 4 टेट्राइड, इसको 2 सिस्टर क्रोमैटिड है तो इसका मतलब 4 टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज जो कि पैकेटीन है। पैकेटीन में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे जो चारों क्रोमोसोम है इसमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। फोर क्रोमैटिड of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as a tetrad। तो यहाँ पर टेट्राइड पूरी तरीके से विजिबल रूप में दिखता है। यहाँ पर रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स का अपीयरेंस होता है, जैसे कि ये जो यहाँ रिकम्बाइन करता है उसको रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, और एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस जिसको कि रिकम्बिनेज कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर पैकेटीन के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। यहाँ पर सिनेप्सिस बन गया है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी बन गया, फिर उसके बाद रिकम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेज जो है डिप्लोटीन होता है। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब वहाँ पर अब सिनेप्सिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर बाईवैलेंट जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर को छोड़कर। जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वहाँ को छोड़कर सारे जो हैं बाईवैलेंट का सेपरेशन होने लगेगा। यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कि कैज़माटा कहते हैं। कुछ वर्टिब्रेट के ऊ साइड में डिप्लोटीन जो होता है वो मंथ और ईयर्स तक लास्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा हो जाएगा। यहाँ पर कैज़माटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्रोमोसोम जो है फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे, माइटोटिक स्पाइंडल असेंबल्ड हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। और बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर में एनवेलप ब्रेक हो जाएगा और डाइकाइनेसिस के बाद से मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज 1 जो है नेक्स्ट स्टेज है जिसमें कि बाईवैलेंट क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे, जैसे कि वहाँ पर क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमैटिड एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते थे, उसी तरह यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे। माइक्रोट्यूबुल फॉर्म फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड होता, तो मतलब वही इस जो माइक्रोट्यूबुल स्पाइंडल फाइबर के साथ अटैच करके यहाँ पर अटैच है, काइनेटोकोर के थ्रू अटैच हो जाएंगे और अपोजिट पोल पर मूव करेंगे। तो ये मेटाफेज का था। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होंगे। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए बट सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं एक साथ हैं। नेक्स्ट है टेलोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो भी प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हुआ था यहाँ पर रीअपियर होने लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इसी को डायड ऑफ द सेल्स कहते हैं। स्टेज जो कि 2 मियोटिक डिवीज़न के बीच को इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है। यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है इंटरकाइनेसिस के दौरान, और इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 को फॉलो किया जाता है। प्रोफेज 2 जो कि मियोसिस 2 का पार्ट है, प्रोफेज 2 ये जस्ट साइटोकाइनेसिस के बाद होता है, जिसमें कि क्रोमोसोम जो हैं फुली इलोंगेट अभी नहीं हुए रहते हैं। मियोसिस 1
म्यूसिस 2 जो है एक नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल करता है, मतलब जो जो नॉर्मल माइटोसिस में हो रहा होता है वही सारे चीज़ें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 में होंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज 2 के अंत तक। मेटाफेज 2 में अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे क्रोमोसोम। अपोजिट माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पाइंडल गेट अटैच्ड द काइनेटोकोर, उसी तरह माइक्रोट्यूबुल अटैच्ड हो जाते हैं काइनेटोकोर से और क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। एनाफेज 2 में जैसे कि एनाफेज 2 जैसा कि माइटोसिस का पार्ट है, माइटोसिस में कैसे होता था, सिस्टर क्रोमैटिड जो है लाइन अपोजिट पोल पे मूव करने लगते थे। यहीं पर सेम स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा और सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, अपोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है टेलोफेज 2। मियोसिस एंड होता है टेलोफेज 2 में, जिसमें कि ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम एक बार फिर से न्यूक्लियर एनवेलप के साथ रहते हैं। साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होता है इसके बाद, न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद, और यहाँ पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलेंगे। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस जो है मैकेनिज्म है जिसमें कि कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर किया जाता है। इवन दो प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिप्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, फिर भी यहाँ पर 4 हैप्लॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओवरऑल रहा आपका सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।